हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। यस 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 यस, क्या हाल चाल है सभी बच्चों के? क्या हाल चाल है भाई सब लोगों के? यस। हाँ, अब बताओ पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आज? बढ़िया सर, बढ़िया। ओके। यस, ठीक है। गुड मॉर्निंग। मैं भी बेटा मस्त हूँ एकदम। बुक के में मैक्सिमम कितने क्वेश्चन हैं? अच्छा, देखो बच्चों, एक बच्चा पूछ रहा है बुक में मैक्सिमम कितने क्वेश्चन है। और हेलो सर, बुक के क्वेश्चन क्लास में होंगे? मंथन 2.0 की स्टार्ट डेट क्या है? अच्छा, मंथन 2.0 की स्टार्ट डेट जो है वो बच्चों 23 जुलाई है। 23 जून है। 23 जून है। बुक के बारे में सर कुछ डिटेल बता दीजिए दीपेंद्र। अच्छा सर, प्लीज डिटेल बताओ अबाउट बुक। सर, बुक में क्वेश्चन चैप्टर वाइज है या कैसे है? सर, बुक की फोटो दिखा दो एक बार। सर, आज नया चैप्टर स्टार्ट होगा? नहीं, आज मूल कॉन्सेप्ट का टेस्ट है और बचे हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा, लिक्विड सॉल्यूशन। नमस्ते, ठीक है सर। का बुक का रिव्यू सर हम लोग को मिलेगा मंथन 2.0 टेस्ट में। हाँ, टीएसडी का टेस्ट भी आज। बुक कब तक आएगी सर? चलो, सबसे ज्यादा क्वेरी बुक की है तो बुक की बता देता हूं। देखिए, वो एक प्रॉपर न्यूमेरिकल बुक है। चाहे वो केमिस्ट्री की हो, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे वो जूलॉजी की हो, चाहे वो बॉटनी की हो। चैप्टर वाइज क्वेश्चन होंगे, सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे। मतलब आप जैसे मोल कॉन्सेप्ट खोलोगे तो सब टॉपिक वाइज, पहले मोल कॉन्सेप्ट का चैप्टर खुला तो आए सब टॉपिक पढ़े होंगे, है ना। मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिर मोल, फिर एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, फिर इंपिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिर कंसंट्रेशन टर्म, फिर स्टोइकियोमेट्री। तो पूरी बुक चैप्टर वाइज है और चैप्टर वाइज के साथ साथ सब टॉपिक वाइज है। सब टॉपिक वाइज है, ठीक है। हर बुक, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे वो केमिस्ट्री की हो, चाहे वो बॉटनी की हो, जूलॉजी की हो। दूसरी बात, बुक का कलेक्शन एक ऐसा कलेक्शन है, मतलब जो क्वेश्चन ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि बच्चों का थ्योरेटिकल पार्ट भी एकदम क्लियर हो जाए और साथ साथ में उनका स्टेटस, मतलब लेवल बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए। और नए नए डिजाइन के उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन डाले। देखो, क्वेश्चन बहुत टफ कभी नहीं होता है भाई। हमेशा क्या है, जैसे कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा, आपको टफ फील हुआ, उसके दो रीजन होते हैं। एक तो उसकी लैंग्वेज अलग तरह से बोली गई है, उसी चीज को एक अलग तरह से बोला गया, पहला पॉइंट। पहला पॉइंट। दूसरा, दूसरा गौर समझो, दूसरा उसमें कॉन्सेप्ट एक से ज्यादा लगा दिए गए। नहीं तो कोई आउट ऑफ सिलेबस थोड़ी आता है, आता तो सिलेबस के अंदर ही है, और सिलेबस तो सारे टीचर पढ़ा देते हैं। तो हम लोग पिछले 4-5 महीने देख रहे थे कि पिछले 3 साल से जो पेपर आ रहा है उस तरह के क्वेश्चन की कोई बुकलेट ही नहीं है। और बुक पर काम तो हम लोग काफी दिनों से कर रहे थे, ठीक है। हम लोगों से बहुत बार लोगों ने कहा कि पब्लिशर ने कहा सर आप बुक निकाल दो, हमने कहा नहीं। जब बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत होगी और जब हमें फील होगा कि हम लोगों ने ये सारी चीजें कर ली हैं, तब निकालेंगे। अब बुक हमेशा ध्यान रखो, बुक सभी बच्चों के लिए मैंडेटरी है। बैच में भी बुक कराई जाएगी और बुक को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हजारों लाखों क्वेश्चन भी ना हो। क्योंकि मान लो मैं उसमें 10,000 क्वेश्चन डाल देता हूं केमिस्ट्री के, तो क्या 10,000 क्वेश्चन तुम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो बुक लेके बैठ जाओगे, काम भी नहीं होगा। मगर यदि मैं लिमिटेड क्वेश्चन डालूंगा, 2,000 3,000, तो तुम कर भी पाओगे और तुम्हारा लेवल अप भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही, जैसे मान लो अब सपोज करो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट है, पता चला इसके 50 क्वेश्चन पड़े हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हर क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट लगेगा, हर क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट लगेगा। जैसे यदि आप 50 क्वेश्चन करो तो 50 कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो जाए, 50 कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो जाए और बुक लेवल अप करे, आपको लेवल अप करे। पता चला एक ही कॉन्सेप्ट के 50 क्वेश्चन है,
तो उसका बहुत टाइम बर्बाद हुआ ना। उसने सीखा क्या? एक कॉन्सेप्ट। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो बुक में है, और मैं सभी बच्चों को यही कहूंगा, ये मैंडेटरी है भाई। मैं क्लास में भी कराऊंगा, क्लास में उसका होमवर्क भी दूंगा। जिस दिन से आपके घर में वो पहुंच जाएगी, उस दिन के बाद मैं उसका होमवर्क देने लगूंगा, आपको होमवर्क देने लगूंगा, ठीक है ना। तो बुक सभी बच्चे ले लें, मैंडेटरी है। नहीं, ना तो बुक का बच्चों पीडीएफ मिलेगा ना कुछ मिलेगा, चारों बुक का काम्बो एक साथ मिलेगा, चारों बुक का काम्बो एक साथ मिलेगा, और वो मात्र 999 रुपए में है अभी। मगर ये 24 जून तक है, 999 में 24 जून तक है, उसके बाद शायद 1200 रुपए का हो जाएगा। तो हर एक बुक आपको 200 सवा 200 की पड़ रही है, जिसमें कोरियर चार्जेस भी शामिल है। मतलब हार्ड कॉपी आपके घर पहुंचेगी। बुक का प्राइस, तीनों बुक का प्राइस मिला के, चारों बुक का प्राइस मिला के 900 रुपए। केमिस्ट्री की भी बुक है, उसमें अलग अलग है सब। फिजिक्स की अलग बुक है, बॉटनी की अलग बुक है, जियोलॉजी की अलग बुक है। चारों बुक का प्राइस मिला के 900 रुपए है, 999 है काम्बो। मगर ये सिर्फ 24 जून तक है। 24 जून के बाद वो जो है 1200 रुपए का हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी बच्चे इसको कर ले। जैसे ही आप सबके पास पहुंच जाएगी 10 15 20 दिन में, तो वैसे ही हम इसको क्लास में कराना शुरू करेंगे एज ए होमवर्क। आपको होमवर्क देंगे, कराएंगे, होमवर्क देंगे, कराएंगे। जैसे चैप्टर खत्म होता है तो हम लोग ये कराते हैं कि पीवाईक्यू करा दिया, वैसे ही चैप्टर खत्म होते होते नहीं, साथ में क्यों? क्योंकि सब टॉपिक वाइज है, क्योंकि सब टॉपिक वाइज है। तो कोई सब टॉपिक मैंने पढ़ाया, मैं बुक का बता दूंगा कौन कौन सा क्वेश्चन आपको करना है। वैसे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा, क्यों? क्योंकि बुक सब टॉपिक वाइज है, चैप्टर के अंदर सब टॉपिक। तो जो मैंने सब टॉपिक करा दिया वो आप वहां से सब टॉपिक कर ले। और ध्यान रखिएगा, नीट एडवांस बुक जो है लेवल अप बुक है, इसीलिए हम लोगों ने उसका नाम रखा है नीट एडवांस। नीट एडवांस क्यों रखा है? क्योंकि वो लेवल अप है, मतलब वो बिल्कुल जीरो से आपको उठाती चली जाएगी। और बुक को इस तरह से डिजाइन किया गया है, नए नए टाइप के क्वेश्चन डाले गए हैं, नई लैंग्वेज के, और साथ साथ में इस तरह से किया गया है कि हर बच्चा उसको कर पाए। और जो बच्चा, जैसे मान लो 2025 जैसा पेपर हो, तो भी वो बहुत आराम से कर पाए। कहां से ऑर्डर होगा? देखो, जो हम लोगों ने कल लॉन्च किया है, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, तो लिंक पड़ा है बुक का, वहां से आप चले जाएं, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। या फिर वेदांतु के ऐप स्टोर में जाओगे, तो वहां पर मिल जाएगी। वेदांतु ऐप के ऐप स्टोर में जाओगे, ऐप स्टोर में जाके मिल जाएगी बुक, ऐप स्टोर में जाके मिल जाएगी। कैश ऑन डिलीवरी नहीं होती है बेटा। अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे अभी नहीं आई है, आप वहां से लीजिए ना, वेदांतु के ऐप स्टोर में जाके ले सकते हो, वहां से ले लीजिए। या फिर जो हम लोगों ने कल लॉन्च किया है, उस लॉन्च के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, उनके लिंक पड़े हैं, वहां से ले सकते हो। अच्छा, वेदांतु ऐप पे दिखा नहीं रहा है? वेदांतु ऐप स्टोर पे दिखाएगा, मगर यदि ऐप स्टोर पे नहीं दिखा रहा, जैसा एक बच्चा कह रहा है वैसे दिखा रहा है, तो आप क्या करो, जो हम लोगों ने चैनल पे जाओगे, तो जो हम लोगों ने कल लॉन्च किया था ना, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, वहां से ले लो। अच्छा, अब चलो तैयार हो जाओ, अब हम इधर उधर, हाँ, बुक की बातें हम लोग करते रहेंगे, अब तो उसको लगाना ही है। अब तो वो पूरे, मतलब पूरे 6 महीने हम लोगों के साथ चलेगी, आपको सिलेक्शन करा के रुकेगी, है ना। आप उसके, हम होमवर्क देंगे, आप उसको करोगे, ठीक है। अब हमारा देखो रूल क्या है, अब हमें इतनी चीजें करनी है। देखिए, अब हमें क्या करना है, लेक्चर करना है, जो मैं क्लास में डीपीपी करा रहा हूं वो करना है, और बुक करना है। आपको बस इतना काम करना है, लेक्चर करना है, डीपीपी करनी है, बुक करनी है। बाकी ये सारे काम मेरे होंगे। क्या? टेस्ट कराना, पीवाईक्यू कराना, एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराना, ठीक है, ये सब मेरे काम है। और बीच बीच में मैं और भी चीजें आपको देता रहूंगा, क्वेश्चन वाइज कुछ नहीं दूंगा। जैसे अब आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अब मोल कॉन्सेप्ट की थ्योरी याद रहे, उसके फार्मूले याद रहे, तो उसके लिए भी मैंने सीट बनाई है। वो अभी मैं आपको अपलोड कराऊंगा उसी जगह पे, और बता भी दूंगा, कल अपलोड करा के बताऊंगा।
है ना, थ्योरी रिवीजन सीट दूंगा। देखो आपकी प्रिपरेशन 360 करा दूंगा। पेपर कहीं से आए आप कर पाओगे, पेपर कहीं से आए आप कर पाओगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। मगर भाई जितना काम कहूं उतना करके आओ, और मैं कभी भी एक्सेस काम नहीं करूंगा कि भाई वो बच्चा कर ही ना पाए। मैं कभी ऐसा काम बोलूंगा ही नहीं कि तुम कर ना पाओ, कि ऐसा मैं बोल दूं अच्छा कल 100 क्वेश्चन लगा के आना केमिस्ट्री के, ऐसा नहीं कहूंगा कि कल मोल कॉन्सेप्ट के 100 क्वेश्चन लगा के आओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बस, ज्यादा से ज्यादा, ऐसा मैं करता ही नहीं हूं। भाई वो काम करो ना जो बच्चे के लायक हो, वो कर पाए। अब तुम उसको पता नहीं मतलब कुछ भी बोल दोगे तो कैसे कर पाएगा, वो भी तो इंसान ही है, और उसको सारे सब्जेक्ट भी पढ़ने। तो थ्योरी रिवीजन सीट भी दूंगा, और थ्योरी रिवीजन सीट मैंने क्वेश्चन वाइज बनाई है, क्वेश्चन वाइज। जैसे क्या है, आप जब क्वेश्चन करते हो ना तो आपको याद हो जाएगी। थ्योरी रिवीजन सीट का प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, और 2-3 प्रिंट आउट निकाल लो, एक अभी कर लेना, अभी क्या मतलब 15-20 दिन बाद। क्यों, आज तो तुम्हें थ्योरी याद ही है सारी, उसमें कुछ नहीं है, आप पढ़ते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, टिक 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 टिक। मैंने उसके क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, मैच द कॉलम, ठीक है, करेक्ट इनकरेक्ट, इस तरह से दिए हैं। जैसे बच्चे को उसमें कैलकुलेशन कम है, क्यों, क्योंकि वो थ्योरी की रिवीजन सीट है, फार्मूला की रिवीजन सीट है। हाँ, सीएसडी की कंप्लीट पीडीएफ दे दीजिए, यस दे दूंगा, दे दूंगा, ठीक है। अब जरा आ जाओ आप, अब जो है टेस्ट दो। अच्छा, जितने बच्चे नए एडमिशन ले रहे हैं उन सबको मैं बता देता हूं, जितने भी बच्चे लगातार एडमिशन होते रहते हैं, बच्चे आते रहते हैं, तो कल से नया चैप्टर चालू होगा लिक्विड सोल्यूशन, कल से नया चैप्टर चालू होगा लिक्विड सोल्यूशन। आप वहां से जुड़ जाइएगा, लाइव करिएगा, और सब बच्चे लाइव करें, और ये पूरा मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर आप देखते रहिए, पूरा मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर आप देखते रहो। अभी बहुत बड़ा टाइम है, पूरा साल है, आपके पास टाइम इनफ है। और जिन बच्चे, मान लो कोई नया जुड़ा है जिसने मंथन इन्फिनिटी लिया है या मंथन इन्फिनिटी प्लस लिया है, तो वो 2.0 से भी जुड़ सकता है, वो भी 23 को चालू है। अच्छा, अब आप लोग रेडी हो जाओ, आपको 2 सेकंड देता हूं, टीएसडी के लिए रेडी हो जाओ सब लोग, पेन कॉपी सब कुछ ले लो, टीएसडी के लिए रेडी हो जाओ। कैसे टीएसडी देना है मैं आपको समझा देता हूं। आप एक खाली पेज कर ले और उस पर लिख ले टीएसडी नंबर 1 2 3 4 5, ऐसे लिख ले। 11 टीएसडी है, टीएसडी नंबर 1 2 3 4 5, करेक्ट, आपने करेक्ट किया है ना। एक कॉलम टेबल बना ले, इनकरेक्ट, लाओ मैं बना देता हूं, मैं बना देता हूं। देखो यहां पे क्वेश्चन नंबर, यहां पे करेक्ट, रॉन्ग, रीजन, रीजन, वो रीजन क्या है, मान लो टीएसडी नंबर 1 करेक्ट, तो रीजन भरने की जरूरत ही नहीं है। टीएसडी नंबर 2 इनकरेक्ट, तो रीजन भरने की जरूरत है क्या, कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्ट नहीं आया, आप समझ ही नहीं पाए कैसे करना है, सिली मिस्टेक है, तो आपको ये करना है। जैसे आपको पता रहे कि किस क्वेश्चन में आपने सिली मिस्टेक की, किस क्वेश्चन में आपने कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक की है। सिली मिस्टेक की है तो उसको आप सुधारने की कोशिश करो कि किस तरह की सिली मिस्टेक है। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, इसका मतलब वो वाला कॉन्सेप्ट आपको या तो याद नहीं है, या भूल जाते हो, या आप पकड़ नहीं पाए हो। ये सारी चीजें आपको करनी है, ठीक है। इस तरह की एक पेज बना लो, इस तरह का एक पेज बना लो। अब मैं पहला क्वेश्चन देने जा रहा हूं, अब मैं पहला क्वेश्चन देने जा रहा हूं। सबका पेज बन गया, यस या नो बताओ। सबने कॉपी में ऐसी एक टेबल बना ली, सबने कॉपी में एक ऐसी टेबल बना ली, यस यस, जल्दी बनाइए। सॉल्यूशन चैप्टर कल से स्टार्ट होगा, कल से उसकी डीपीपी भी पढ़ेंगी, कल से उसका सब कुछ पढ़ेगा। हाँ, 2-3 दिन में उसकी डीपीपी पढ़ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। जल्दी बना लो, चलो। अब पहला क्वेश्चन आ रहा है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, टीएसडी नंबर 1 करिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, टीएसडी नंबर 1 करो।
टीएसडी नंबर 1 पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ा करो कि वो किसके नंबर पूछ रहा है, एटम के नंबर पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसमें है। तो बताइए सारे बच्चे। यस, हर क्वेश्चन में मैं आपको 1 मिनट देता जाऊंगा और फिर मैं भी सॉल्व करके बताता जाऊंगा, मैं भी सॉल्व करके बताता जाऊंगा। हाँ, और जिसके 11 में से 11 सही होंगे, जिसके 11 में से 11 सही होंगे उसको 11 रुपए, जिसके 11 में से 8 सही है उसको 5 रुपए, और जिसके 11 में से 6 सही है उसको कुछ नहीं, और जिसके 11 में से 5 से नीचे सही है उन सबसे -5 रुपए, उन सबसे 5 रुपए लूंगा। समझ गए? जिसके 11 में से 11 या 10 सही है उसको मैं 11 रुपए दूंगा, और जिसके 8 क्वेश्चन से ऊपर सही है, ग्रेटर देन 8, उसको मैं 5 रुपए दूंगा, और जिसके 5 क्वेश्चन से कम, 5 क्वेश्चन से कम सही है उससे मैं 5 रुपए लूंगा। पनिशमेंट भी तो होगा, जब रिगार्ड है तो पनिशमेंट भी तो है ना। तो चलो अब आप स्टार्ट हो जाओ अच्छे से। अब पहला क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं, सबका हो गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। अब देखो नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है तो पहले आप क्या करोगे, मोल बनाओगे। तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मोल बन गया। इसका 63 होता है, 1, 14 और 16 48, तो 16 48 और 14 62 और 1 63, मोल बन गया। मगर ये मोल किसका आया, HNO3 का आया। तो बच्चों इसमें Na से मल्टीप्लाई कर दिया, तो Na से मल्टीप्लाई करने से ये नंबर बन गया, मगर नंबर किसका बना, HNO3 का। क्यों? क्योंकि मोल किसका था, HNO3 का। अब हमसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं पूछ रहा है, हमसे नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है। तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम, एटॉमिसिटी का सम 1, 1 और 3, तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 5 एटम है। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, इतने एटम होंगे। एक मॉलिक्यूल में है 5 एटम, तो इतने मॉलिक्यूल में इतने एटम। अच्छा, अब बी पे आ जाओ। 5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो ये पहले से ही एटम का मास है, तो मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, क्यों, एटम है। तो मोल किसके आ गए, ऑक्सीजन एटम के। Na का मल्टीप्लाई करो, नंबर किसके आ गए, ऑक्सीजन एटम के। अब सी आओ, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया। तो यार देखो यूरिया का मॉलिक्यूलर मास होता है 60, यूरिया होता है NH2CO मतलब 2 नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन। तो ये मोल किसके आए, यूरिया के आए। Na का मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर किसके आएंगे, यूरिया के आएंगे। ये यूरिया के नंबर आए। अब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम, 2, 4, 6, 7, 8, एक मॉलिक्यूल में 8 एटम है। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम, एक मॉलिक्यूल में 8 एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम, इतने एटम्स। ठीक है, क्लियर है। अब डी करते हैं, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है, 2 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट बताओ। कैल्शियम बच्चों कितना होता है, 40। कैल्शियम कितना होता है, 40, और ये 16 और 1 17, 17 दूनी 34 और 40, 34 और 40 74। ये मोल आ गया किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ये नंबर आ गए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। अब जरा देखो
एक मॉलिक्यूल में कितने एटम? 1 1 2, 2 दूनी 4 और एक 5। एक मॉलिक्यूल में 5 एटम, तो इतने मॉलिक्यूल में इतने एटम, इतने मॉलिक्यूल में इतने एटम। अब सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है बताओ, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है ये बताओ। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है यार, ये तो कैलकुलेट ही करनी पड़ेगी, सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है ना, हथियार की तरह हम लोग। चलो अब देखो 20 डिवाइडेड बाई 63, इसको किया 20 डिवाइडेड बाई 63 तो 0.55 आ रहा है, 55 इंटू Na है ना। अब इसका निकालो 5 डिवाइडेड बाई 16 तो ये आ रहा है 0.3125 Na। इसका निकालो 8 डिवाइडेड बाई 60 ये आ रहा है 0.133 Na। अब आप निकालो 10 डिवाइडेड बाई 74 तो ये भी आ रहा है 0.135 इंटू Na। तो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी दिख रही है? इसकी, ए की। तो आंसर इज ए। तो टीएसडी नंबर 1 का आंसर क्या है? ए है। टीएसडी नंबर 1 का आंसर ए है। अब आप अपनी कॉपी पे लिख लो टीएसडी नंबर 1, जिन्होंने ए सही किया वो करेक्ट पे टिक करे, जिन्होंने गलत किया वो रॉन्ग पे टिक करे। अब जब रॉन्ग पे टिक कर रहे हो तो रीजन में बताओ रॉन्ग क्यों है। सिली मिस्टेक मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, या तुम्हें कॉन्सेप्ट ही नहीं आया। तीन चीजें हैं, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कर दी है या तुम्हें कॉन्सेप्ट आया ही नहीं है। लो अब टीएसडी नंबर 2, हाँ जल्दी जल्दी करिए आप लोग। टीएसडी नंबर 2 सर पहले आप ठीक करो, क्या हुआ मेरे से कहीं गलती हो गई? सर आपने रॉन्ग किया है। अच्छा रुक जाओ 1 मिनट, मैंने रॉन्ग किया है, 1 मिनट रुक जाना। कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या? 20 डिवाइडेड बाई 63, अच्छा 20 डिवाइडेड बाई 63.33 आ रहा है। सॉरी बच्चों रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 20 डिवाइडेड बाई 63 आ रहा है 0.3175 Na। 20 डिवाइडेड बाई 63 0.3175 Na है ना। और 5 डिवाइडेड बाई 16 ये आ रहा है। तो सबसे बड़ा कौन है? तब भी तो 1 ही है। 3 सेम, 1 सेम, और ये क्या है 2, वो क्या है 5 है ना। तब भी तो ए ही आ रहा है भाई, तब भी बच्चों ए आ रहा है, तब भी ए आ रहा है। 1 2 3 ठीक है। तब भी बच्चों ए आ रहा है, ठीक है, तब भी ए ही आएगा। हाँ वो गलती है कि 0.5 नहीं है, तब भी ए आएगा। चलिए अब ये करिए टीएसडी नंबर 2, अब आप करिए टीएसडी नंबर 2, टीएसडी नंबर 2। अब देखो मैच द आइटम ऑफ कॉलम 1 विद कॉलम 2, चूज द करेक्ट कोड फॉर द ऑप्शन गिवन बिलो। आजकल इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये जो 2023 में तो नहीं था, 2024 और ये 2025 है। अब पेपरों में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इस तरह के डिजाइन किए हुए क्वेश्चन आ रहे हैं। मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 कॉलम 2, चूज द करेक्ट कोड फॉर द ऑप्शन गिवन बिलो। अब देखो भाई कौन सा ऑप्शन सही है इसका, कौन सा ऑप्शन सही है? 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 6.002 into 10 raised to power 23 molecules of water, 5.6 liter of O2, 96 gram of O2,
1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी। तो देखो यार 88 ग्राम वाटर है, आप आराम से करो, आपको जो टाइम दिया गया है, चलो 1 मिनट देता हूं, तो वो मैं अलार्म लगा दूं, है ना। अलार्म वाली कहां से आती है, अलार्म किधर से आता है, 1 घंटे का टाइमर, ये 1 मिनट का टाइमर, 1 मिनट का टाइमर, टाइमर लगाना है फिर बंद करना है, फिर लगाना है फिर बंद करना है, इसलिए मैं हटा देता हूं। चलिए अब देखो इस क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूं। 88 है, डिवाइड किया, 2 मोल आए। अब 2 मोल कहां लिखा है, पहले में लिखा है, तो भाई ए का मैच 1 है, कहां है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अच्छा जो सबसे इजी हो वो कर लो। अब देखो 1 मोल गैस एसटीपी पर 22.4 लीटर वैल्यूम ऑक्युपाई करती है, ये तुम भी जानते हो हम भी जानते हैं। 1 मोल गैस 22.4 लीटर वैल्यूम ऑक्युपाई करती है एसटीपी पर, तो इसका आंसर 2 हो गया, ये देखो लिखा है 22.4 लीटर। तो 1 मोल गैस एसटीपी पर 22.4 लीटर वैल्यूम ऑक्युपाई करती है, तो ये तो पहले से गलत है, ये पहले से गलत है, अब ये भी गलत हो गया, बस 2 इसमें आंसर है। तो जब हम एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमारा आंसर निकल आया, अब हम आगे बढ़ गए। हम एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमारा आंसर निकल आया, हम आगे बढ़ गए। हम क्यों आगे सॉल्व करें, वहां तो हमें यार पेपर में नंबर बनाने हैं ना, मगर यहां पे सॉल्व कर रहे हो तो कर लो। अब ये देखो वैल्यू किसकी है, Na की। अब Na से Na डिवाइड करोगे तो 1 मोल आएगा, और 1 मोल में इतने नंबर होते हैं भाई, ये Na लिखा है। अब आपने Na से डिवाइड किया तो ये कट गया, तो ये 1 मोल बन गया ये, और 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो जो बी है उसका आंसर है 5। अब सी है 22.4 से डिवाइड करोगे तो 1/4 मोल आएगा, और 1/4 मोल का मतलब होता है 0.25 मोल, तो इसका आंसर क्या है 3। तो अपने आप इसका आंसर क्या होगा, कौन सा नंबर बचा है, 4 नंबर बचा है, तो इसका 4 आंसर होगा। क्लियर है। अब आप टेबल पे फिर करो, जिसने करेक्ट किया है करेक्ट पे टिक करे, जिसने रॉन्ग किया है तो रॉन्ग पे भी टिक करो, साथ साथ में रीजन भी लिखो। रॉन्ग पे टिक करो, रीजन लिखो कि हम बेसिक चीजें नहीं जानते हैं, ये करो। अब देखो पहला क्वेश्चन आपको ऐसा दिया ऑब्जेक्टिव, दूसरा मैचिंग, तीसरा असर्शन रीजन, तीसरा असर्शन रीजन। हाँ आंसर दीजिए, तीसरा क्वेश्चन असर्शन रीजन, आंसर दीजिए। 16 ग्राम each of O2 and O3 contain 2Na and 3Na atoms respectively. Region 16 gram O2 and O3 contain same number of molecule, same number of molecule। अच्छे से बताइए आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सब लोग बताएं, टीएसडी नंबर 3, सब लोग आंसर दीजिए, टीएसडी नंबर 3। आपको पूरा 1 मिनट मिलेगा, ठीक है। करिए, मैं पानी लेके आता हूं, बॉटल में पानी खत्म है। हाँ बच्चों बताओ, तो देखो 16 ग्राम ईच ऑफ O2 एंड O3 कंटेन 2Na एंड 3Na एटम्स रिस्पेक्टिवली। तो चलो पहले असर्शन को चेक करते हैं। 16 है तो डिवाइडेड बाई 32, मॉलिक्यूलर मास 32 है, तो मोल किसके आ गए, O2 के आ गए। Na से मल्टीप्लाई किया
नंबर किसके आ गए, O2 के आ गए। अब मालिक्यूल के नंबर को एटम बनाओ, तो एक मालिक्यूल में 2 एटम, तो इतने मालिक्यूल में कितने एटम, 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो पहली बात 16 ग्राम O2 में Na एटम आ रहा है, 2 Na एटम नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये फॉल्स है, तो यदि पहला वाला फॉल्स है, मैंने देखो दोनों नहीं चेक किए, तो ये तो गलत हो गया। ये वाला बोथ रीजन एंड करेक्ट, और ये असर्शन इज ट्रू, ये भी गलत हो गया। तो अब जरा देखो पहला वाला फॉल्स, यदि मैं पेपर में क्वेश्चन कर रहा हूं तो अब मैं ऑक्सीजन O3 के क्यों निकालूं, जब हमें पता चल गया पहला स्टेटमेंट गलत है। यदि मैं पेपर में क्वेश्चन कर रहा हूं तो मैं O3 के नहीं निकालूंगा। अभी हम लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं साथ साथ में, तो मैं निकालूंगा, नहीं तो मैं क्यों निकालूंगा। ये देखो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो ये मोल किसके आ गए, O3 के आ गए। Na से मल्टीप्लाई किया तो मॉलिक्यूल किसके आ गए, O3 के आ गए। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम, 3 एटम, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम, 3 एटम, तो नंबर ऑफ एटम कितने आ गए, Na। नंबर ऑफ एटम दोनों में बराबर है। अब ये क्या कह रहा है, 16 ग्राम O2 एंड O3 कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये भी फॉल्स है। सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं है, सेम नंबर ऑफ एटम है। एटम के नंबर दोनों में सेम है, मॉलिक्यूल के नंबर कहां सेम है, चेक करो, ये मॉलिक्यूल के नंबर है, मॉलिक्यूल के नंबर डिफरेंट है, एटम के नंबर सेम है ना। तो आंसर क्या है, दोनों फॉल्स है, दोनों फॉल्स वाला कहां है, डी। अब सारे लोग अपनी टेबल पे जाएं, जिसका करेक्ट है वो करेक्ट टिक करे, जिसका इनकरेक्ट है इनकरेक्ट टिक करे, और साथ में ये लिखे कि रीजन क्या है, साथ में ये लिखे कि रीजन क्या है। अगले क्वेश्चन पे आता हूं, इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से। यस, इस क्वेश्चन को करिए सब लोग। द क्लोराइड ऑफ ए मेटल कंटेन 71% क्लोराइड बाय वेट एंड द वेपर डेंसिटी ऑफ इट 50, द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल। यदि क्लोरीन 71% है तो बचा हुआ कौन होगा, मेटल, है कि नहीं, दो ही लोग हैं, मेटल का क्लोराइड है। बाकी आप क्वेश्चन करिए, आपको 1 मिनट दिया जाता है, बाकी आप क्वेश्चन करिए, आपको 1 मिनट दिया जाता है। वेपर डेंसिटी दी है तो मॉलिक्यूलर वेट तो मिल जाएगा, वेपर डेंसिटी दी है तो मॉलिक्यूलर वेट तो मिल जाएगा। अब क्वेश्चन कैसे करना है ये आप समझो, क्वेश्चन कैसे करना है ये आप समझिए, मुझे नहीं पता है कैसे करना है। सब लोग बताएं। हाँ, आपको 1 मिनट दे रहा हूं, तो 1 मिनट जैसे ही खत्म होगा मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको, है ना। यस, हाँ, आंसर निकालिए, अच्छा क्वेश्चन है। आंसर निकालिए। क्या मैंने अभी कभी ऐसा कहा है कि परसेंटेज देकर कुछ भी पूछा जाए, एलिमेंट वाले परसेंटेज का फार्मूला लगाइए। परसेंटेज देकर जब भी कुछ भी पूछा जाए तो आपको बस उसका फार्मूला लगाना है। तो देखो, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इक्वल टू मास ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। परसेंटेज देकर कुछ भी पूछा जाए, परसेंटेज देकर कुछ भी पूछा जाए, हमेशा आपको ये फार्मूला सेट करना है। परसेंटेज कितना है, 71। अब मान लो मेटल में एक्स क्लोरीन है, हमें क्या पता कितने क्लोरीन है, तो एक्स क्लोरीन है,
तो एक क्लोरीन का मास कितना होता है 35.5, तो x का कितना हुआ ये, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेपर डेंसिटी दी है, तो मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो मॉलिक्यूलर वेट का कितना निकल आया 100। ये देखो, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी निकल आई इंटू 100, सॉरी 100 लिखना तो भूल ही गया, तो x की वैल्यू आ गई 2। इसका मतलब इस तरह का कोई मॉलिक्यूल है। मेटल क्लोराइड कैसा है ऐसा, तो एटॉमिक वेट ऑफ मेटल, एटॉमिक वेट ऑफ क्लोराइड बराबर 100। एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है एटॉमिक वेट का सम, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है एटॉमिक वेट का सम। तो इसका एटॉमिक वेट ये, इसका एक का कितना है 35.5, दो का कितना हुआ 71, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 29, ए की वैल्यू कितनी आ गई 29। यस यस यस, सारे बच्चे लिखें, टेबल पे जाएं, टीएसडी नंबर 4 करेक्ट या इनकरेक्ट। इनकरेक्ट है तो क्या है, क्या हम कॉन्सेप्ट ही नहीं पकड़ पाए कि हम लगाएं क्या, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है या सिली मिस्टेक है या हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं पकड़ में आया। नेक्स्ट टीएसडी नंबर 5, टीएसडी नंबर 5 करिए, टीएसडी नंबर 5। In an experiment, 4 gram of M2OX oxide was reduced to 2.8 gram of metal. If the atomic mass of metal is itna, the number of oxygen atom in oxide. In an experiment, इतने ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड was reduced to इतने ग्राम ऑफ मेटल। अच्छा देखो, वो कह रहा है कि इतने ग्राम मेटल ऑक्साइड बना रहा है, ये 4 ग्राम है और ये 2.8 ग्राम है। अब इससे क्या बनेगा आप समझो। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, मेरे को तो बहुत पसंद आया ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मुझे तो बहुत पसंद आया, फ्यूचर में आएगा आपके पेपर में, फ्यूचर में कब आएगा पता नहीं, मगर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, दिमाग लगाओ। और ऐसा क्वेश्चन एक मैंने कराया भी है और डीपीपी में भी पढ़ा है, अब बुक में तो मान लो पढ़े ही होंगे। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन ऑक्साइड, देखो हमें क्या चाहिए x की वैल्यू, तो x क्या है, x हमारा या तो इंपीरिकल फार्मूला है या मॉलिक्यूलर फार्मूला है, यही तो होगा। x हमारा क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला है या इंपीरिकल फार्मूला है। भाई ये हमारा पूरा का पूरा क्या है फार्मूला है ना, तो हम इसका फार्मूला निकाल दें। किसी का फार्मूला कैसे निकाला जाता है, एटम के अच्छा दो तरीके, मैं आपको दो तरीके बताता हूं इसके क्वेश्चन करने के, है ना, दो तरीके बताता हूं। पहले मैं ये वाला बता लेता हूं। अब भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला, इंपीरिकल फार्मूला क्या होता है, एटम के मोल का रेशियो, तो एक एटम मेटल है एक एटम ऑक्सीजन है। मेटल का मास डायरेक्ट दिया है, ये देखो मेटल का एटॉमिक नंबर भी दिया है, मास नंबर भी दिया है, ये देखो। अब ऑक्सीजन का मास कितना होगा, देखो मेटल ऑक्साइड इतना है, उसमें से मेटल इतना है, तो बचा हुआ क्या होगा, मास ऑफ ऑक्सीजन होगा। मास नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, इतने ग्राम मेटल ऑक्साइड में से इतना मैटर है, इतने ग्राम मेटल ऑक्साइड में से इतना मैटर है, तो बचा हुआ क्या है, बचा हुआ क्या है ऑक्सीजन है, तो ये आ गया ऑक्सीजन का मास डिवाइडेड बाय ये। अब कट्टम काट खेलो, तो ये आ गया 1/20, क्यों ये 2 कट गया। अब ये कितना आ गया, ये ऐसे आएगा तो 12
4 3 3 डिवाइडेड बाई 60, मतलब ये आ गया 3 ये। अब इसको होल नंबर बनाओ, 40 2/3, तो होल नंबर बन के ये आ गया, होल नंबर बन के क्या आ गया ये। तो इसका मतलब आंसर क्या है, ये है आंसर। क्या है ये, बात समझ पाए भाई। देखो मेटल का मास दिया था तो मुझे सिर्फ ऑक्सीजन का मास निकालना था, ऑक्सीजन का मास पता चल गया। मेटल ऑक्साइड 4 ग्राम है, मेटल इतने ग्राम है, तो मेटल हटा दो तो बचा कितना, ऑक्सीजन का वेट। तो मास ऑफ मेटल आ गया, मास ऑफ ऑक्सीजन आ गया, इंपीरिकल फार्मूला निकाल दिया, तो कंपेयर कर दिया, एक्स की वैल्यू आ गई। मान लो कोई दूसरा बच्चा चाहे तो ऐसे भी कर सकता है। देखो गौर सुनो, आप निकाल लो, देखो ये 2.8 ग्राम मेटल कितने ग्राम मेटल ऑक्साइड में है, 4 ग्राम। देखो मेथड नंबर 2, आप मास परसेंटेज निकाल लो, मास परसेंटेज ऑफ मेटल, मास परसेंटेज ऑफ मेटल कैसे, मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। अब आप इसको करते हो तो कितना आता है, ये देखो 7 चौक 28, 70%। तो यदि 70% मेटल है तो 30% क्या होगा, ऑक्सीजन। तो मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास कितना है, ये देखो। अब मास ऑफ मॉलिक्यूल, सॉरी आप ऐसे कर लो, मास ऑफ ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन का मास कितना है देखो ऑक्सीजन का मास कितना है, ये नहीं नहीं ऐसे नहीं निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा, ऐसे निकालो, मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ मॉलिक्यूल। तो एक एटम का मास कितना है, 56, तो 56 इंटू 2 प्लस एक्स इंटू 16 इंटू 100। अब इससे एक्स की वैल्यू निकल आएगी तो भी आंसर आ जाएगा। ये मेथड नंबर 2 है। देखो दो मेथड बता दिए, एक ऐसे कर लो, मान लो किसी को दूसरी तरीके से करना है, तो मास परसेंटेज ऑफ मेटल निकाल लिया, तो मास परसेंटेज ऑफ मेटल आया 70, तो अपने आप ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना आया, 30, क्योंकि टोटल सम क्या होगा, 100। तो मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 30 है, तो मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास क्या है, एक्स इंटू ये मास ऑफ कंपाउंड। अब कोई कह रहा मास ऑफ ऑक्सीजन ये वाला क्यों नहीं रख रहे हो, तो मैंने आपको बताया था यदि याद हो कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, चाहे जिसमें निकालो, चाहे जितने मास में निकालो। ध्यान है, यदि मैं मास ऑफ ऑक्सीजन ये रखूंगा तो मास ऑफ मेटल ऑक्साइड ये रखना पड़ेगा, इससे एक्स थोड़ी निकलेगा, उससे एक्स कहां निकलेगा। मास ऑफ ऑक्सीजन की जगह 12 रख दोगे, मास ऑफ मेटल ऑक्साइड की जगह 4 रख दोगे, तो एक्स थोड़ी निकलेगा। हमें एक्स निकालना था, इसलिए मैंने मास ऑफ ऑक्सीजन ये वाला रखा और मॉलिक्यूलर मास इसका रखा, क्योंकि मैंने पढ़ाते समय लिखाया है कि मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट या परसेंटेज ऑफ एटम मॉलिक्यूल के मास पे डिपेंड नहीं करता है, उसकी वैल्यू फिक्स रहती है। चेक करना वहां पर कॉन्सेप्ट में। तो एक कॉन्सेप्ट ये है, एक ही है, जो आपको सही लगे निकाल लो। अब जिसका 3 सही है तो वो टिक करे, और जिसका गलत है तो गलत टिक करे और रीजन लिखे। टीएसडी नंबर 5। अब टीएसडी नंबर 6 करिए, टीएसडी नंबर 6, यस टीएसडी नंबर 6 करो, करो भाई टीएसडी नंबर 6। कैफीन हैज ए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 194। स्टाइक्योमेट्री से लगा सकते हैं, नीमो हो सकता है लगा सकते हो, मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे पहले से ही 2 मेथड आते थे। तो स्टाइक्योमेट्री से भी लग सकता है ना, ऐसा नहीं है, स्टाइक्योमेट्री से भी लग सकता है। बताओ भाई टीएसडी नंबर 6 बताइए।
मॉलिक्यूलर मास दिया है इतने परसेंट बाय मास ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परसेंटेज मास दिया है। अब नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कैफीन, तो ये मैंने आपको पढ़ाया है। परसेंटेज देकर कुछ भी पूछा जाए हमेशा परसेंटेज वाला फार्मूला सेट करना है, पढ़ाया है कि परसेंटेज देकर कुछ भी पूछा जाए हमेशा परसेंटेज वाला फार्मूला सेट करना है। बताओ भाई मुन्ना, सारे लोग क्वेश्चन को करें। तो देखो सब लोग ध्यान दो, परसेंटेज किसका दिया मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन दिया है, तो मास ऑफ नाइट्रोजन हमें क्या पता कितने एटम है, एक एटम का मास 14 है और कितने एटम है हमें नहीं पता, तो मैंने मान लिया कैफीन में एक्स एटम है, कैफीन में एक्स एटम ऑफ नाइट्रोजन है, तो मास ऑफ नाइट्रोजन इतना, मास ऑफ कैफीन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैफीन इतना इनटू 100। अब कट्टम काट खेल लो, तो 14 एकम 14, ठीक है, तो 5 आ गया, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करो भाई, ये ऐसे आ गया ऐसे, तो 7 से उड़ा दें 2, 7 दूनी 14, ठीक है, तो बचा कितना 5, 54, 7 सते 49, 5 7 सते 49, ये आया, तो इसको मल्टीप्लाई करो, तो करिए 27.7 इंटू 28.9, 800 आ रहा है, 800 डिवाइडेड बाई 100, 8 आ रहा है, 8 कहीं आंसर है नहीं है। एक बार बच्चों चेक करना क्या आंसर मैंने गलत कर दिया है क्या कहीं। अच्छा ये 2 बाकी है, ये 2 बाकी है, इंटू 2 4 आ रहा है, 4 आंसर है, ये 2 बाकी है, हाँ 4 आंसर। तो बच्चों मैच कर लो किसका कितना आंसर आ रहा है। अब जिसने सही किया है टिक करे और जिसने गलत किया है टिक करे। यस हाँ बेटा मिल गया मुझे गलत, मैंने कहां गलती की थी पता चल गया, थैंक यू बच्चों। ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट है, दिस वन क्वेश्चन इज माय फेवरेट, ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट है। मैंने जब डिजाइन किया था तो मैं काफी खुश था, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती, देखो जिस चीज से आप प्यार करते हो ना वो काम करना आपको बहुत अच्छा लगता है, जैसे केमिस्ट्री पढ़ाना, केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिजाइन करना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस क्वेश्चन को बनाते समय मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था कि यार मैंने क्या क्वेश्चन बनाया। अब पता नहीं वो आपको फील आएगा कि नहीं आएगा, मगर मुझे आया था कि नहीं यार मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया। नीट और जेई दोनों के हिसाब से ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको जेई में भी दे चुका हूं, आपको बताऊं मैं इसको 2 साल पहले जेई में भी दे चुका हूं, मतलब जेई की क्लासों में भी इसको कराता हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं है मगर कॉन्सेप्चुअल है, तो कॉन्सेप्चुअल तो सब में पूछ सकते हो, कॉन्सेप्ट तो सब में लगने हैं, और वो जो कॉन्सेप्ट लगने हैं वो ऐसे भी नहीं कि बहुत टाइम टेकिंग वाले हो। बताओ 1 ग्राम ऑफ ईच are placed in a closed vessel which is not placed at the correct position in term of mole fraction of gases। अब देखो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज और पूछने का तरीका बहुत अलग है, क्वेश्चन जबकि बहुत इजी है, ना कैलकुलेशन है ना कुछ है, क्वेश्चन बहुत इजी, मगर लैंग्वेज ऐसी पूछी गई कि जब पहली बार क्वेश्चन देखोगे ना तो आप टाइम लोगे और टाइम लेके सोचोगे कि ये क्या पूछ रहा है यार, टाइम लेके सोचोगे, बस यही होता है पेपर की खूबसूरती। अब देखो बच्चों वो कह रहा है सबका 1-1 ग्राम मास लिया गया है, सबके 1-1 ग्राम मास लिए गए हैं और कंटेनर में पड़े हैं, तो बताओ किसका मोल फ्रैक्शन गलत मैच है कि करेक्ट मैच है, गलत मैच है, विच इज नॉट प्लेस्ड। अब इसको देखो कैसे करोगे आप, मुझे बताओ मोल फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है। सपोज करो मैं नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन लिख रहा हूं, तो ऐसे ही तो लिखोगे मोल ऑफ नाइट्रोजन और मोल ऑफ सोल्यूशन, तो सारे के सारे एक ही कंटेनर में, तो मोल ऑफ सोल्यूशन सबके लिए क्या है सेम है,
तो यदि मैं इसको खोल दूं तो ये मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन, ऐसे ही तो आएगा। तो देखो मोल ऑफ सॉल्यूशन जो भी होंगे वो तीनों के लिए सेम होंगे, अब मास जो होगा वो भी तीनों के लिए सेम होगा। क्यों? क्योंकि सबके आपने एक एक ग्राम कहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन डिपेंड करेगा मॉलिक्यूलर मास पे। चेक करो, मोल फ्रैक्शन डिपेंड करेगा मॉलिक्यूलर मास पे। क्यों? मोल ऑफ सॉल्यूशन सबके लिए सेम हो गए, तो ये तो कट गया, अब ये बचा, तो ये क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब मास भी सबके लिए सेम हो गया, इसका मतलब डिपेंड करेगा मॉलिक्यूलर मास पे। मॉलिक्यूलर मास इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका मोल फ्रैक्शन कम होगा। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास है इसका, तो इसका मोल फ्रैक्शन सबसे कम है। फिर हीलियम का, और फिर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। इसका मतलब हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, तो हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, यह है मोल फ्रैक्शन। हीलियम का सेकंड नंबर पे है, सबसे कम नहीं है। देखो हीलियम का सेकंड नंबर पे, तो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा, फिर हीलियम, फिर मेथेन का सबसे लास्ट में है। तो मेथेन यहां होना चाहिए, यहां नहीं होना चाहिए, ये गलत जगह पे है भाई। हाइड्रोजन सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद हीलियम, सही लिखा है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नीचे हीलियम है। अब हीलियम से भी नीचे होना चाहिए मेथेन, मगर मेथेन यहां पे लिखा है, तो ये रॉन्ग है, मेथेन वाला ये रॉन्ग है। ये देखो 2 साल पहले मैंने ये क्वेश्चन डिजाइन किया था एक AITS के लिए, एक AITS के लिए। अब जिस जिस बच्चे का सही है वो सही जगह पे करे, और जिस जिस बच्चे का गलत है वो गलत टिक करे और रीजन लिखे। रीजन लिखे कि मैं समझ ही नहीं पाया कि इस क्वेश्चन में मैं क्या करूं, या मैं समझ गया। ठीक है, इसको करिए। तो जो केमिस्ट्री की बुक है ना उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पड़े हैं, ऐसे भी दिए हैं, मतलब कुछ नए डिजाइन के भी क्वेश्चन डाले, जैसे बच्चा जब पेपर में जाए और वो नए डिजाइन के क्वेश्चन दे तो बच्चा परेशान ना हो, वो कहेगा अरे यार ऐसे क्वेश्चन तो मैंने बुक में कर रखे हैं, केमिस्ट्री की बुक में, केमिस्ट्री की बुक में कर रखे हैं। तो ये जो बुक का कॉम्बो है ना, केमिस्ट्री की बुक, फिजिक्स की बुक, जूलॉजी की बुक, बॉटनी की बुक, आप सभी बच्चे इसको ले। केमिस्ट्री की बुक मैं पूरा कराऊंगा क्लास में, ध्यान रखिएगा। आप लोगों को मैं होमवर्क दूंगा क्योंकि सब टॉपिक वाइज है। अब इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को करिए। इक्वल वैल्यूम ऑफ 0.1 m AgNO3 and 0.2 m NaCl are mixed. The concentration of nitrate ion in a mixture. बताओ भाई। हाँ सुरजीत, ऐसा कुछ नहीं है। देखो लाखों बच्चों के पास ये बुक नहीं होगी तो क्या उनका सिलेक्शन नहीं होगा? भाई बताओ भाई, हजारों लाखों बच्चे इस बुक को लेंगे भी, हजारों लाखों बच्चे इस बुक को नहीं भी लेंगे, तो क्या उनका सिलेक्शन नहीं होगा? होगा, सबका सिलेक्शन होगा। बस ये है कि ये बुक सपोर्टिव ज्यादा है, मगर ऐसा नहीं कि इसके बगैर सिलेक्शन ही नहीं है। यदि आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या आप और कोई दिक्कत तो आप मत लो, ध्यान रखो, आप मत लो। ऐसा नहीं है कि ये नहीं लोगे सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये नए टाइप के क्वेश्चनों की बुक है, सपोर्टिव ज्यादा है, इस टाइप जिस तरह से इस समय का पेपर आ रहा है उस टाइप के क्वेश्चन की बुक है ये। और साथ साथ में हम लोगों ने अपना एफर्ट डाला है तो थोड़ी अच्छी भी होगी यार, दूसरों के कंपेयर में। जो कट पेस्ट है, कट पेस्ट वाले के कंपेयर में अच्छी भी होगी, मगर इसके बगैर सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो आपके पास यदि मान लो कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी बुक लगाओ, सबसे सिलेक्शन सबसे होता है। Equal volume of 0.1 m AgNO3 and 0.2 m NaCl are mixed. The concentration of nitrate ion in a mixture. अब देखो जिसकी भी मोलरिटी निकालनी है उसके मोल ऊपर
नीचे नीचे बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही तो फार्मूला है। यस, अब किसकी मोलरिटी निकालनी है? नाइट्रेट आयन की। तो नाइट्रेट आयन इसके पास तो है ही नहीं, नाइट्रेट आयन इसके पास है। तो देखो m इंटू वी करने से मोल बनता है, इक्वल वॉल्यूम कह रहा है, तो अपने हिसाब से मान लो 1 लीटर मान लो कि हम सबका 1-1 लीटर ले रहे हैं। क्यों? 1 लीटर से कैलकुलेशन इजी हो जाती है। आप वी लीटर मानो, 10 लीटर मानो, 5 लीटर मानो, 2 लीटर मानो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। एक में क्या है, एक में कैलकुलेशन इजी है, इसलिए हम एक मानना है। तो 1 लीटर मैंने इसका मान लिया, 1 लीटर इसका मान लिया, तो m इंटू वी, तो भाई 0.1 मोल आ गया AgNO3, और जितने मोल AgNO3 के हैं उतने ही मोल नाइट्रेट आयन के हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर इसका है, 1 लीटर इसका है, तो रिजल्टेंट वॉल्यूम कितना हो गया? 2 लीटर। इक्वल वॉल्यूम कह रहा है ना, तो इक्वल वॉल्यूम का मतलब जितना ये उतना ये, तो तुमने 1 लीटर माना तो एक ये, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या हुआ? 2 लीटर का हो गया। यस यस यस। तो जिसने सही किया है वो सही पे टिक कर ले, जिसने गलत किया है वो गलत पे टिक करे, और रीजन लिखे कि मैंने क्या मिस्टेक किया है, वो रीजन भी लिखे। अब टीएसडी नंबर 10, टीएसडी नंबर 10 बताओ भाई, टीएसडी नंबर 10, आयरन थर्ड ऑक्साइड Fe2O3 react with CO to give iron and CO2, the reaction of, अच्छा मैं बता देता हूं, टीएसडी नंबर 3 मैंने आपकी क्लास की नोटबुक से उठाया है, टीएसडी नंबर 3 मैंने आपकी क्लास की नोटबुक से उठाया। और क्यों उठाया? कि भैया तुम्हें नोटबुक के क्वेश्चन आते भी कि नहीं, जब अभी करंट में चैप्टर चल रहा है तब नहीं आ रहे हैं, तब आप भूल जाते हो, तो 10 महीने 11 महीने बाद कैसे याद रखोगे? तो ये मैंने आपकी बुकलेट से ही उठाया, बुकलेट सॉरी, ये मैंने आपकी क्लास के नोट से उठाया है, मतलब मैंने ही इस क्वेश्चन को कराया है 2-3 दिन पहले। हाँ, आयरन थर्ड ऑक्साइड Fe2O3 रिएक्ट विद CO टू गिव आयरन एंड CO2, ठीक है। द रिएक्शन ऑफ 480 ग्राम ऑफ Fe2O3 विद एक्सेस ऑफ CO ईल्ड 252 ग्राम आयरन, ठीक है। 10% ईल्ड इज, अब देखो मैंने आपको एक बात बताई है कि परसेंटेज ईल्ड यदि पूछ रहा है तो जो प्रोडक्ट दिया जाए उसी की वैल्यू निकाल दो। परसेंटेज ईल्ड में क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिवाइडेड बाय कैलकुलेटिंग वैल्यू, फार्मूला याद है? जो क्वेश्चन में दी जाती है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, आयरन की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है वो एक्सपेरिमेंटल हो गई। अब कैलकुलेटिंग वैल्यू आपको निकालना है, जो क्वेश्चन में दी गई वो एक्सपेरिमेंटल, अब उसी चीज को आप कैलकुलेट कर दो, उसी की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू उसी की कैलकुलेटिंग वैल्यू। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ आयरन मैंने लिख दी 252, जो क्वेश्चन में है वो एक्सपेरिमेंटल है। अब आपको ये दिया है तो ये तो निकाल ही दोगे, मोल अपॉन कॉफिशिएंट के रेशियो को बराबर करके। मोल देखो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास देखो कितना आएगा, 56 दूना 112 और 16 48, 160 हो गया। मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो मोल ऑफ Fe आ गया, कितना आ गया? 0 से 0 हो गया, 16 48, 3 इधर आ गया 6। अब Fe के मोल निकल आए हैं तो Fe के मास निकालो, तो मोल में क्या करोगे? मॉलिक्यूलर मास का मल्टीप्लाई, 56 का मल्टीप्लाई, तो ये आ गया बच्चों मास। Fe का वो मास जो आपने कैलकुलेट किया है। अब बच्चों कट्टम काट खेल लो, कट्टम काट खेल लो, 6 चौको 24, 6 दूनी 12, अब किससे कटेगा? 2 से, तो ये आया 2
28, ये आया 21, तो 7 चौक 28, 7 त्रियां 21, तो ये आ गया ऐसे। फिर मैंने कहा 25 चौको 100, तो ये 75% आ गया, है ना, 75%। यस, और ये क्वेश्चन मैं आपकी क्लास में करा चुका हूं 2-3 दिन 4 दिन पहले। मैं तो बस ये जानना चाहता था कि अब आप टिक करो कि क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन भी आप यदि गलत कर रहे हो, इसका मतलब आप रिवीजन बहुत कम करते हो। भाई क्लास का क्वेश्चन रिवाइज भी तो करोगे, है ना। और कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है तो कॉन्सेप्ट में क्या गड़बड़ है, फार्मूला नहीं याद है तो उसमें क्या गड़बड़ है। लास्ट एंड फाइनल आज के टेस्ट का 11 नंबर का क्वेश्चन, टीएचडी नंबर 11, लास्ट एंड फाइनल। और ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए, कीजिए। क्लोरीन रिएक्ट विद F2 above 200 degree centigrade to form ClF3 as by the equation Cl2 plus 3F2 give 2 ClF3. If equal number of mole of Cl2 and F2 are combined, the maximum number of mole of ClF3 that could be formed will equal to। मतलब एक सिंपल क्वेश्चन की लैंग्वेज को कैसे घुमाया जाता है और बच्चे को परेशान किया जाता है, वो इस क्वेश्चन की खास बात है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपने ढेरों किए हैं मगर इस लैंग्वेज पे नहीं किए। ये क्वेश्चन आपकी मैंने बुक में भी डाला है, ये क्वेश्चन मैंने बुक में भी डाला है। आपने ढेरों ऐसे क्वेश्चन किए हैं कि इक्वल मास दिया है मगर उसकी लैंग्वेज ऐसी नहीं की है, और ऑप्शन लैंग्वेज से सेट कर दिए हैं, ऑप्शन भी अलग तरह से सेट कर दिए हैं, जैसे ये क्वेश्चन लेंदी भी हो जाए और थोड़ा सा आपको टाइम टेकिंग हो जाए। और क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, बस यही होता है पेपरों में, यही होता है पेपरों में, और कुछ नहीं होता है भाई। कोई नया कॉन्सेप्ट थोड़ी पूछते हैं, वो वही कॉन्सेप्ट पूछते हैं जो टीचर ने पढ़ाए मगर लैंग्वेज घुमा देते हैं। अब देखो यही है, मैंने हमेशा बोला है कि दो रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन हो तो इसका मतलब लिमिटिंग एजेंट है, मगर क्वेश्चन की डिजाइन बहुत टफ कर दिया है। अब देखिए, रिएक्शन भी दे दी है, बैलेंस रिएक्शन दे दी है, ऊपर से मोल बोले हैं, मोल भी नहीं बनाना है, मोल बना के दिए हैं, मगर ऑप्शन की लैंग्वेज टफ कर दी है। यहां से क्वेश्चन की लैंग्वेज को टफ कर दिया गया है। अब देखो जरा बताता हूं, उसने कहा इक्वल मोल है तो दोनों के मोल क्या है, बराबर। अब मैंने आपको पढ़ाया है कि यदि दो रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन है तो वो लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन हो सकता है। मैंने क्या पढ़ाया है कि यदि दो रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन है तो लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन हो सकता है। अब वो कह रहा है इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, तो यार एक एक मोल मान लो। जब भी इक्वल की बात आती है हम क्या करते हैं, एक एक मानते हैं। अब दो रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन है इसलिए एलआर निकालना पड़ेगा। एलआर कैसे चेक करते हैं, मोल अपॉन कॉफिशिएंट का रेशियो बराबर करके, मोल अपॉन कॉफिशिएंट, मोल अपॉन कॉफिशिएंट, जो छोटा है वो एलआर है। देखना कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं है कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं है। कोई कहे अरे सर इतना बड़ा नीट में कैसे आएगा, कैलकुलेशन नहीं है, बस इसकी लैंग्वेज मैंने घुमाई है। अब देखो यार ये आ गया तो एफ हमारा एलआर हो गया, तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा एलआर के रिस्पेक्ट में बनेगा। अब ऑप्शन उसने ऐसे बताए हैं कि हमें सब सॉल्व करना पड़ेगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल ऑफ ClF3 दैट कुड बी इक्वल टू। अब पहले इसको बनाओ, ये बनेगा कितना, तो ये दिया है, ये निकालना है, तो मोल अपॉन कॉफिशिएंट, मोल अपॉन कॉफिशिएंट बराबर मोल अपॉन कॉफिशिएंट। तो मोल ऑफ ClF3 आ गया 3/2। अब एक एक ऑप्शन पढ़ो। जो मोल ऑफ ClF3 है वो नंबर ऑफ मोल ऑफ Cl2 के बराबर है, क्या ऐसा है, नहीं। Cl2 के मोल कितने हैं, 1, और आंसर कितना आ रहा है 3/2, नहीं, गलत। नंबर ऑफ मोल ऑफ F2 के बराबर है, नहीं।
ClF3 के जो मोल आ रहे हैं वो 3/2 आ रहे हैं और F2 के मोल है 1, ये भी गलत है। ट्वाइस द नंबर ऑफ मोल ऑफ F2, नंबर ऑफ मोल ऑफ F2 1 है, तो 1 का डबल 2, क्या आंसर 2 आया है? नहीं, 3/2 आया है, ये भी गलत है। 2/3 ऑफ द मोल ऑफ F2, ये सही है। 2/3 ऑफ द मोल ऑफ F2, F2 का मोल 1 है, ये आ रहा है। अच्छा सॉरी, मैंने गलत लिख रखा है भाई, ये इधर जाएगा, है ना? 2/3 ऑफ द मोल ऑफ F2, यस मैंने रॉन्ग लिखा है, बहुत सही, आप सही कह रहे हो, मैंने रॉन्ग लिखा है, ये देखो। तो आंसर क्या हुआ? डी। क्वेश्चन, सॉरी मेरे पास क्वेश्चन तो अभी और भी है, मगर मैं पहले सब बच्चों से रिजल्ट जानना चाहता हूं, इससे मुझे यह पता चलेगा कि भाई आप लोगों ने परफॉर्मेंस कितना किया है। और अच्छे क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन नॉर्मल, कुछ क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग, और कुछ क्वेश्चन आपके नॉर्मल, मतलब जैसे पेपर आता है 3-4 क्वेश्चन की लैंग्वेज बिल्कुल अलग है ना? देखो अब आप मुझे बताओ 11 में से किसके कितने सही हैं? सब लोग अपने अपने नंबर दें। यस 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 यस, बहुत सही। 8 से ऊपर वाले तो सुपर है, 8 या 8 से ऊपर वाले तो सुपर है, 7 वाले ठीक है, गुड, उसके नीचे वालों को थोड़ी सी मेहनत करनी है। हाँ यस, वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही। अब देखिए बच्चों 11 में से किसके कितने सही हैं? अब देखो इस पेपर का मैं एनालाइज कर देता हूं, एनालिसिस कर देता हूं। मैंने क्या किया था, 3-4 क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन नहीं टफ है, लैंग्वेज टफ है। अब इसमें क्या कैलकुलेशन है, कोई नहीं, मैंने इसकी लैंग्वेज अलग कर दी थी, जैसे बच्चों को थोड़ा अलग लैंग्वेज फील हो, इसकी लैंग्वेज अलग कर दी थी, जिसकी वजह से उसको सोचना पड़ रहा है, लैंग्वेज की वजह से सोचना पड़ रहा है। जिनकी मैंने लैंग्वेज घुमाई है ना, वो क्वेश्चन कैलकुलेशन में भी बहुत इजी है और क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी इजी है, बहुत टफ नहीं है। 2 क्वेश्चन की तो मैंने लैंग्वेज घुमाई है, ये देखो, एक इस वाले की और एक इस वाले की, इसकी, ठीक है, 2 क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमाई। और कॉन्सेप्चुअली टफ मैंने क्या किया है, ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली टफ किया है, इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली टफ किया है मैंने आपके लिए, कॉन्सेप्चुअली टफ किया है ना, कि हाँ भाई बच्चों को फील आए कि यार कॉन्सेप्चुअली क्या टफ है। तो ये देखिए, तो जिन बच्चों के नंबर 8 है, मतलब जिन्होंने 8 से लेके 11 क्वेश्चन तक सही किए हैं, वो सुपर है, उनकी कोई दिक्कत नहीं है, वो मस्ती से बस रिवीजन करते रहे, मत अपने लेवल को डाउन ना जाने दें। अभी आप यहां पे हो, यहीं पे रहो या इससे ऊपर जाओ, आप लोग सुपर हो, आपको कॉन्सेप्चुअली आप ठीक, सब कुछ ठीक है, बस आप नीचे मत जाना, क्योंकि 3-4 महीने बाद पता चला भूल गए हो बहुत सारी चीजें, तो नीचे आ गए। और जिन्होंने 7 से लेके 8 क्वेश्चन किए हैं वो गुड है, कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा और इंप्रूव करो, अपने को आगे बढ़ाओ। और जिन्होंने 6 से कम क्वेश्चन किए, 1 से लेके 6 तक किए, है ना भाई, उनको मेहनत की थोड़ी सी जरूरत है, उनको मेहनत की जरूरत है। जिसने 6 किए उसको कम, जिसने 1 2 3 किए उनको ज्यादा। आप चेक करो कि गलतियां कहां कहां हो रही हैं, हाँ गलतियां कहां कहां हो रही हैं। अब मैं आपको क्या क्या दे दूंगा, देखो मैं आप सबको एक ब्लैंक, है ना, ब्लैंक क्लास सीट दे दूंगा। ये जो क्लास में क्वेश्चन लेके आता हूं, इनमें कुछ नहीं लिखा होगा, मतलब ये पीछे लिखा नहीं होगा। जैसे आप दोबारा क्लास के क्वेश्चन करना चाहें तो एज ए सीट कर सकते हैं, एज ए असाइनमेंट कर सकते हैं, ठीक, पूरे चैप्टर की, कंप्लीट चैप्टर की, कंप्लीट चैप्टर की। और क्या दे दूंगा, मैं आपको सब कुछ लिख दे रहा हूं जो मैं इस चैप्टर में दूंगा, इस चैप्टर का मतलब हर चैप्टर में दूंगा। एक थ्योरी रिवीजन सीट दूंगा कि थ्योरी बच्चा कैसे रिवाइज करे,
एक सेकंड रुक जाओ। थ्योरी रिवीजन सीट दूंगा, ये चैप्टर वाइज होगी। एनसीईआरटी के क्वेश्चन की सीट दूंगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन असाइनमेंट, एक सीट ये दूंगा, अलग से जो दूंगा। देखो डीपीपी आपको मिल गई है, टेस्ट आपको मिल गए हैं, इसके अलावा मैं क्या क्या दूंगा वो बता रहा हूं। एक ये दूंगा, जितना भी मैंने पढ़ाया है उसकी ब्लैंक सीट, जैसे आपको जब प्रैक्टिस करनी हो क्लास के क्वेश्चन की, क्योंकि बुक में लिखे होंगे, मतलब नोटबुक में लिखे हैं, तो यार वो सामने ऊपर क्वेश्चन है नीचे सोल्यूशन है, तो सब लोग बहुत जल्दी जल्दी कर लेंगे। तो एक ये दे दूंगा, और ये थ्योरी रिवाइज करने के लिए। देखो नोटबुक से थ्योरी बच्चे रिवाइज नहीं करते, भूल जाते हैं, मगर यदि वही थ्योरी मैंने क्वेश्चन वाइज लिख दी है, ट्रू एंड फॉल्स वाइज लिख दी है, करेक्ट इनकरेक्ट लिख दी है, मैचिंग लिख दिया है, तो बच्चा कर लेता है। जैसे एक तरफ मैंने कंसंट्रेशन के टर्म लिख दिए, एक तरफ मैंने उसकी यूनिट लिख दी, मैच करो। एक तरफ मैंने कंसंट्रेशन के टर्म लिख दिए, एक तरफ फार्मूले लिख दिए, मैच करो। तो याद याद होंगे तभी तो मैच करोगे, है ना। तो इस तरह से थ्योरी रिवीजन सीट बनाई है, वो मैं दे दूंगा आपको, उसकी पीडीएफ। और एनसीईआरटी के क्वेश्चन, कि जो जो एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन है जिनको आपको करना चाहिए, उसकी सीट दे दूंगा। क्लियर, क्लियर है। चलो इतनी बात हो गई, ये सब मैं एक दिन में या 2 दिन में अपलोड करा दूंगा, ठीक है। हाँ चलो सर, बुक में पहले चैप्टर में कितने क्वेश्चन है प्लीज बता दीजिए। देखो बुक में हर चैप्टर में 70 से लेके 100 क्वेश्चन है, 100 सवा 100 क्वेश्चन। जैसे जीओसी वाला जो चैप्टर है उसमें पहले चैप्टर में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें पहले चैप्टर में 150 क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि उसमें आइसोमेरिज्म भी है, उसी एनसीईआरटी की तरह मैंने डिजाइन की है, एनसीईआरटी की तरह। जो एनसीईआरटी में चैप्टर हुआ उसमें आइसोमेरिज्म भी है, उसी में आईपीएससी है, उसी में पीओएससी है, पीओसी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसी में जीओसी है। तो उस एक ही चैप्टर में 150 है, 150 के आसपास। और नहीं तो अलग अलग तरीका है, तो कोई फिक्स नहीं है। आप इस क्वेश्चन को करो सारे लोग। चलिए अब प्रैक्टिस करिए, मैं 1 सेकंड में आया बस, है ना, 1 सेकंड। घर पे कोई है नहीं, नॉक कर रहा है, तो मैं जल्दी से देख के आता हूं।
हाँ बच्चों, हाँ बच्चों, एक्चुअल में समर वेकेशन चल रहा है ना, तो सारे लोग फरार हैं। समर वेकेशन सिर्फ किसका नहीं चलता है, एक तुम्हारा एक हमारा। संडे किसका नहीं होता है, एक तुम्हारा एक हमारा, है ना। बाकी सब लोग तो भाई अपनी जिंदगी में मस्त है, किसी का समर वेकेशन चल रहा है तो सब फरार है कि अपना गए। सिर्फ दो ही लोग परेशान है, एक मैं एक तुम। है, मुझे पता नहीं रहता कि संडे कब है, मंडे कब है। क्यों? क्योंकि सब दिन तो काम कर रहे हैं। और वही तुम्हारे साथ है, सब दिन तो पढ़ा रहे हो। जिस दिन पढ़ाई नहीं है उस दिन संडे पेपर देना है, जिस दिन पेपर नहीं देना है तो उस दिन सेल्फ स्टडी करनी है। जो तुम्हारा वीक है और सही है वो तुम्हें करना है। मगर बस यही मेहनत है जो आपका फ्यूचर बनाएगी, इसलिए लगे रहो। कुछ दिन की बात है, बस 8-9 महीने की बात है, लगे रहो। अच्छा, अब चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। पेपर के बाद कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। देखो, कुछ असर्शन रीजन और इनकी प्रैक्टिस और करा देता हूं, क्योंकि कल से नया चैप्टर चालू होगा। 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। The actual mass of one atom of carbon isotope is equal to 1.99 into 10⁻⁻23 ग्राम। अब बताओ दोनों सही है या गलत। एक AMU की वैल्यू ये होती है, ये ट्रू है, सॉरी, एक AMU की वैल्यू ये ट्रू। अब एक एटम का मास, एक्चुअल मास ऑफ वन एटम, तो एक एटम का मास क्या होता है, मास नंबर डिवाइडेड बाई आवोगाड्रो, मास नंबर डिवाइडेड बाई Na इन ग्राम। तो अब यार डिवाइड कर लो, चेक कर लो कि क्या इतना आ रहा है। 12 डिवाइडेड बाई 6.022, यस आ रहा है, आ रहा है, ये देखो इतना ही आ रहा है। इसका मतलब ये भी ट्रू है, इसका मतलब ये भी ट्रू है। तो पहला भी ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है। तो assertion is false, reason is true. Both assertion reason are true, और reason is a correct explanation of assertion. तो reason is a correct explanation of assertion, ये भी सही है ना। हाँ, वैसे ये वाला ज्यादा सही है। बोथ assertion reason true, reason is not the correct explanation, क्योंकि एक AMU की वैल्यू होती है 1/Na ग्राम, 1/Na ग्राम, है ना। तो ये अलग स्टेटमेंट है, ये अलग, मगर इस चीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इस चीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो सी आंसर सही है इसका, सी आंसर। क्योंकि एक AMU की मैंने 3 डिफिनीशन बताई है। मैंने आपको कहा है ये बराबर होता है 1/Na ग्राम के। मैंने आपको कहा है कि ये होता है किसके बराबर, 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन सिंगल एटम के बराबर। और मैंने कहा है इसकी वैल्यू ये होती यही बताया है ना। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा ट्रू है, मगर पहले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन दूसरा स्टेटमेंट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, इस असर्शन रीजन को करिए, इस असर्शन रीजन को करिए। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड गुड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन, फॉल्स। मैंने आपको पहले ही बताया था कि न्यूक्लियर रिएक्शन पर यह होल्ड नहीं होता है। Law of conservation of mass state that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. True. ये इसका स्टेटमेंट है ना। assertion गलत है, रीजन सही है। तो assertion is false, reason is true. assertion is false, reason is true. Yes, assertion is false, reason is true. बिल्कुल सही। अब इसको करिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? बोथ सॉलिड एंड लिक्विड हैव ए डेफिनिट वैल्यूम। ट्रू। सॉलिड और लिक्विड दोनों के पास डेफिनिट वैल्यूम होता है। बोथ लिक्विड एंड गैसेस डू नॉट हैव ए डेफिनिट शेप। ट्रू। लिक्विड और गैस की डेफिनिट शेप नहीं होती। बोथ सॉलिड एंड गैसेस टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। फॉल्स। गैस तो शेप ऑफ द कंटेनर लेती है मगर सॉलिड थोड़ी लेती है। यदि इस पेन को मैं बाल्टी में डाल दूंगा तो ये बाल्टी का शेप थोड़ी ले लेगा, है ना। तो पहला और दूसरा सही है। पहला और दूसरा कहां सही है? ये पहला और दूसरा सही है। यस यस। अगला असर्शन रीजन, इसको करिए। यस, द मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन ए रिएक्शन डिपेंड अपॉन द लिमिटिंग एजेंट। बिल्कुल सही है। रिएक्शन लिमिटिंग एजेंट के रिस्पेक्ट में होती है, तो प्रोडक्ट कितना आएगा वो लिमिटिंग एजेंट बताएगा, है ना। मैंने आपको क्या पढ़ाया? जो भी कंपेयर करना है, जो भी निकालना है, लिमिटिंग रेजेंट से कंपेयर करके निकालना है। इसका मतलब लिमिटिंग रेजेंट रिएक्शन को कंट्रोल करता है। जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो लिमिटिंग रेजेंट के रिस्पेक्ट में फॉर्म होगा। लिमिटिंग रेजेंट रिएक्ट कंप्लीटली इन ए रिएक्शन। ट्रू, क्योंकि लिमिटिंग रेजेंट पूरा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो दोनों करेक्ट है। और सेकंड वाला पहले वाले का एक्सप्लेनेशन भी है कि भाई वाई प्रोडक्ट कैलकुलेट विद रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग एजेंट। तो रीजन क्या है? क्योंकि वो रिएक्शन में पूरा का पूरा पार्टिसिपेट करता है। रीजन क्या है? क्योंकि वो रिएक्शन में पूरा का पूरा पार्टिसिपेट करता है। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है। ये बताइए, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर इन बोथ CuO and Cu2O is 63.5 ग्राम। क्या ये सही है? एटॉमिक मास ऑफ कॉपर इन बोथ CuO and Cu2O is 63.5 ग्राम। यस। एटॉमिक मास एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो चाहे CuO हो या Cu2O हो या CuSO4 हो या CuCl2 हो, किसी में भी हो। कॉपर क्या, किसी भी एटम का एटॉमिक मास सेम ही रहेगा, वो थोड़ी चेंज होता है। एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ एलिमेंट। ट्रू, सही है। यस। अब एटॉमिक मास दोनों में सेम इसलिए है क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू है ना, क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू है। तो एटॉमिक मास ऑफ कॉपर इन बोथ केसेस इतना, एटॉमिक मास इज इक्वल टू द मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ एलिमेंट। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है कि भाई वो दो एटम का मास नहीं होता है, एक एटम का मास होता है। तो एक एटम का मास इसमें और एक एटम का मास इसमें, दोनों में सेम होगा। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। यस। हाँ, असर्शन रीजन थोड़े कम थे तो और करा देता हूं। द रेशियो ऑफ इंपीरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला मस्ट बी ए नेचुरल नंबर। बताओ ये ट्रू है या फॉल्स? इंपीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का रेशियो एक नेचुरल नंबर होगा। क्या ये सही है? क्या ये सही है? Molecular formula equal to n into empirical formula mass where n is a simplest whole number। तो ये तो ट्रू है, ये तो ट्रू है। ऊपर वाला चेक करो, ऊपर वाला फॉल्स है। बच्चों ने कहा कैसे? देखो ये उल्टा लिखा है, फॉल्स उल्टा लिखा है। देखो n की वैल्यू होती है मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फार्मूला। ये हमेशा होल नंबर होगा, ये हमेशा होल नंबर होगा। और यहां उसने उल्टा स्टेटमेंट लिख दिया, द रेशियो ऑफ इंपीरिकल फार्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला मास मस्ट बी ए नेचुरल नंबर। ये तो फ्रैक्शन भी हो सकता है। देखो ग्लूकोज का ले लो, अब इसका इंपीरिकल फार्मूला क्या है? अब इंपीरिकल फार्मूला का मास क्या हुआ? 12, 2 और 16।
और इसका 180 होता है। ये 12 2 और 16 कितना हुआ जरा बताओ यार, 30। अब ये तो होल नंबर आ गया क्या? ये देखो, ये तो फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। ये क्या है? फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। ये देखो, तो ये लिखा उल्टा है। द रेशियो ऑफ इंपीरिकल फार्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला मास मस्ट बी ए नेचुरल नंबर, गलत है। ये पहले लिखा होता, ये बाद में लिखा होता तो ठीक हो जाता। यस यस, चलो भाई, अब इस क्वेश्चन को करो। सारे लोग इस क्वेश्चन को करिए। हाँ, टोटल चार्ज 1 मोल ऑफ कार्बोनेट आयन इज 1.93 into 10 की पावर 5 कूलम। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज 96500 कूलम। तो यार ये तो गलत है। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता ही नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन पे तो यार आप सबको पता है चार्ज इतना होता है कूलम में। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन नहीं, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो हमारा ये तो पता है असर्शन इज फॉल्स, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। बस यही सही है। असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। अब रीजन मैंने पढ़ा नहीं है, अब रीजन पढ़ लेता हूं। टोटल चार्ज 1 मोल ऑफ कार्बोनेट आयन इज इतना। अब देखो, कार्बोनेट आयन ये होता है। अब एक एटम पर, एक आयन पर कितना चार्ज है? इतना चार्ज है कूलम में। भाई एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है और 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। 2 का मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो एक कार्बोनेट आयन पे इतना चार्ज है, तो 1 मोल कार्बोनेट आयन पे क्या होगा? 1 मोल कार्बोनेट आयन पे कितना चार्ज होगा? इतना चार्ज हो जाएगा। 1 मोल का मल्टीप्लाई। अब इसको करो, मल्टीप्लाई करो, तो देखो ये हो गया 32। 32 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। 32 दूना 64, 6। 32 दूना 64 और 6 70, 7। तो 7 ऐसे ही लिख गया क्योंकि 0 है। 32 छक्का, तो 6 छत्री का 18 और 6 दूनी 12। 32 छक्का 182, तो 182 नहीं, 32 छक्का 192। 192 कितने अंक बाद दशमलव है? 2 और एक 3, 1 2 3 4, 4 अंक बाद। और पावर क्या आई? पावर सॉल्व करो भाई सब लोग। ये और ये माइनस हो गई 4। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.3 इंटू 10 की पावर 5 कूलम। सही, ये ट्रू है, ये ट्रू है। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। यस 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 यस। ओ भाई, तुम कितना क्वेश्चन करना चाहते हो? चलिए इस बात को भी कर लेते हैं। बताओ असर्शन रीजन, बताओ भाई। गुड मॉर्निंग सर जी। ये अब आया है राजा। राजा तुम्हें बहु मारेंगे, अब जगे हो तुम। द मोलरिटी ऑफ ए सोल्यूशन डज नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। ट्रू। टेम्परेचर चेंज होने पर वो चीजें चेंज होती हैं जिनमें वॉल्यूम का टर्म होता है। टेम्परेचर चेंज होने पर वो चीजें चेंज होती हैं जिसमें वॉल्यूम का टर्म होता है। मोलरिटी इज एक्सप्रेस इन यूनिट ऑफ मोल पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ट्रू। और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। वो ये बता रहा है कि मोलरिटी मोल पर ग्राम है ना? तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को बताइए। The amount of solute present in a given quantity of solvent or solution is expressed in the term of concentration. True. क्यों भाई, ये ट्रू है कि नहीं? The amount of solute present in a given quantity of solvent या solution is expressed in the term of concentration.
मास परसेंटेज, पीपीएम, पीपीबी, यही तो है कि सॉल्यूट का मास कितने सोल्यूशन में है। यूनिट ऑफ मोलरिटी इज मोल पर केजी, गलत, मोलरिटी लिखा है। मोलरिटी की यूनिट मोल पर केजी नहीं होता है, मोल पर ग्राम एमएल लीटर होता है, मोल पर लीटर होता है ना। तो ये गलत है, रीजन गलत है। रीजन कहां कहां गलत है, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को बताओ, इस क्वेश्चन को बताओ, ट्रू एंड फॉल्स में आता है। इस क्वेश्चन को बताइए, इस क्वेश्चन को बताइए। चूज द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, वेयर ट्री स्टेटमेंट ट्रू, एफ स्टेटमेंट फॉर फॉल्स। मॉलिक्यूलर मास ऑफ केन सुगर इज 182, फॉल्स। केन सुगर का मॉलिक्यूलर मास जो होता है 342 होता है, कर लो आप। 1 मोल केन सुगर कंटेन्स 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ केन सुगर। यस, किसी के भी एक मोल में हमेशा इतने नंबर होते हैं, केन सुगर हो या कोई भी हो, एक मोल में हमेशा एन नंबर होते हैं। 34.2 ग्राम ऑफ केन सुगर कंटेन्स 6.022 into 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ केन सुगर। अब ये निकालना पड़ेगा। तो देखो, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मोल आ गया 0.1। अब Na का मल्टीप्लाई करोगे तो जिसका मोल उसी का नंबर, तो Na कितना है, तो एक पॉइंट हटाओगे तो ये ऐसा आ जाएगा। तो ये 10 की पावर 22 आएगा, 10 की पावर 21 नहीं आएगा, तो ये फॉल्स है। 10 की पावर 21 नहीं आएगा, तो ये फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ये बना। ऐसा कहां है, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। अरे अच्छा, देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये कह रहा सर एक क्वेश्चन और दे दो, अच्छा बस। ये कह रहा सर जाते जाते एक क्वेश्चन और दे दिया जाए। इसमें भाई मेरा कोई दोष नहीं है, मैं सबको बार बार बता रहा हूं कि किसी भी तरह का मेरा दोष नहीं है, ये सिर्फ इनकी नादानी है। इनका कहना है कि सर मुझे एक क्वेश्चन और दे दो असर्शन रीजन का या स्टेटमेंट वाइज। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट मासेस। ठीक है, क्या ये सही है? जो प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की है वही ऑक्सीजन की है, वही नाइट्रोजन की, वही कार्बन की है, ऐसा तो नहीं है यार, आइडेंटिकल प्रॉपर्टी है। एटम ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, ये तो फॉल्स हुआ ना, आइडेंटिकल प्रॉपर्टी थोड़ी ना है कि नहीं? ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, ये सॉलिड है, ठीक है। ये नेचर में मिलेगा, ये भी नेचर में मिलेगा, ये इनर्ट है और ये सब रिएक्टिव है, तो ये तो अलग अलग प्रॉपर्टी है। मैटर इज इंडिविजुअल इनटू एटम विच आर फर्दर इंडिविजुअल। अब यार ये जो है स्टेटमेंट आज के हिसाब से सही है, डाल्टन के हिसाब से गलत है मगर आज के हिसाब से सही है, तो ट्रू है भाई। मैटर एटम से मिलके बनता है, एटम फर्दर इंडिविजुअल है। यस, एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलके बनना है। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुकना, एटम इज डिविजिबल इनटू एटम विच आर फर्दर इंडिविजुअल। अच्छा सॉरी, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। वो कह रहा है मैटर जो है एटम में ब्रेक हो जाता है, एटम फर्दर ब्रेक नहीं होता है। तो डाल्टन के हिसाब से ये ट्रू है, मगर
आज के हिसाब से ये फॉल्स है, क्योंकि एटम फर्दर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ब्रेक है। ठीक है। द रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन अमोनिया 1:3, एनो और ऑक्सीजन इन नाइट्रिक ऑक्साइड 2:1। तो ये देखो फॉल्स है। नाइट्रिक ऑक्साइड में 1:1 है ना, 2:1 कैसे आएगा? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सपोर्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सही है, ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू, अच्छा अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कह रहा है, तो ये भी सही हो जाएगा। सेकंड वाला जिसको मैंने फॉल्स कहा है, ये फॉल्स है, ये सेकंड वाला भी ट्रू हो जाएगा। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के थ्रू ये ट्रू है, क्योंकि डाल्टन ने ये कहा था कि एटम इंडिविजुअल है, एटम को फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। उसके बाद खोज हुई तो पता चला एटम ब्रेक हो जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो डाल्टन के हिसाब से दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है। मैंने अभी नीचे वाला स्टेटमेंट अब पढ़ा, मैं ऊपर से पढ़ रहा था, नीचे अब पढ़ा, और ये बात मैं ऊपर बोल के अभी आया हूं आपको। तो यार क्या है आंसर? एफ टी। अब पूछ क्या रहा था? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ट्रू कौन कौन सा है? सेकंड और फोर्थ, ऐसा कहीं आंसर है? सेकंड और फोर्थ, ये सेकंड और फोर्थ, बात समझ पाए? सेकंड और फोर्थ। तो यदि अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी पूछ रहा है तो ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन को पढ़ लेना है ना। अब मैं ऊपर से पढ़ रहा था तो मुझे तो पता ही नहीं था कि किसके हिसाब से पूछ रहा है, इसलिए मैंने आपको बताया कि डाल्टन के हिसाब से पूछ रहा है तो ठीक है, डाल्टन के हिसाब से नहीं पूछ रहा है तो गलत है। नीचे हम लोगों ने देखा कि नहीं, डाल्टन के हिसाब से पूछ रहा है तो फिर ट्रू हो गया। अब देखो आपको, अब हम लोग कल से नया चैप्टर चालू करेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन। आपको अभी मैं 3 तरह की सीट और दूंगा, एक थ्योरी रिवीजन सीट, एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन की सीट, और एक ब्लैंक सीट। जो मैंने चैप्टर पढ़ाया है उसकी ये ब्लैंक पीडीएफ, जैसे आप जब रिवीजन करना चाहें तो इसको कर लें, ठीक है। बाकी सारे बच्चे बुक को परचेज कर लीजिए, उस बुक को हम लोग रेगुलर करेंगे, और उसको पूरे साल में 2 से 3 बार आपको लगाना है, 2 बार कम से कम। एक्सेस क्वेश्चन नहीं देंगे कि उसमें बस क्वेश्चन भरे पड़े, पता एक ही कॉन्सेप्ट के 10-10, 20-20 क्वेश्चन नहीं, एक कॉन्सेप्ट का 1 या 2 क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट का 1 या 2। मतलब यदि आप 70 से 100 क्वेश्चन लगाते हो तो आपके सारे कॉन्सेप्ट 2 से 3 बार रिवाइज हो जाए। बहुत अच्छी। कैश ऑन डिलीवरी शायद नहीं होती है, ऐप पे जाके बुक करना पड़ता है, ठीक है। अब चलो कल मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते हैं, और कल नए चैप्टर के साथ मिलेंगे तो एकदम मस्ती से आइएगा, ठीक है। कल नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, बाय बाय, अपना ध्यान रखो।